आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी के चौथे चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो यहीं से आज हम आपको बताएंगे और यहाँ से एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हम बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन भली भांति समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में हम आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज हम आपको छठे नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। तो छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में बहुत सी अनायास जन सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। मानव शरीर में बहुत ही अनायास जन सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान रही सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। कहने का मतलब हुआ कि मानव के शरीर में कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ अंग ऐसे हैं जो कि अपने आप ही अपना काम करते रहती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। यदि आप चाहेंगे कि हम नाखून को न बढ़ाएं, हमारा नाखून न बढ़े, फिर भी नाखून में ऐसी सहज वृत्तियां हैं जिससे वह अपने आप बढ़ते रहेंगी। यदि आप नहीं चाहेंगे, उसके बाद भी आपका नाखून हमेशा बढ़ते रहेगा। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। मतलब जो नाखून बढ़ता है वह इस बात का प्रमाण है कि मानव भी कभी पशु के समान रहा करता था। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। लेकिन जब नाखून बढ़ता है तो वह पशु की निशानी हो जाता है कि कैसे मानव पहले पशु की भांति अपना जीवन यापन करता था। लेकिन यदि मनुष्य अपने नाखून को काटता है तो वह अपनी मनुष्यता को दिखाना चाहता है कि अब वह मानव बन गया है, अब वह पहले के पशु के समान नहीं रह गया। इसलिए वह अपने नाखून को काटता रहता है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को मनुष्य काट देता है। मतलब अपनी पशुता को मिटाने के लिए ही मनुष्य अपनी नाखून को काटता है। ठीक है, इस बात को दिखाता है कि अब वह पशु नहीं रह गया है, अब वह मानव की भांति अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, तो आपका छठा नंबर क्वेश्चन यही कहता था। अब हम लोग देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन। तो सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। इस बात को स्पष्ट करना है। लेखक यह पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर या फिर पशुता की ओर। तो इसी बात को आपको इस क्वेश्चन में स्पष्ट करना है। तो लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। मतलब लेखक यह पता लगाना चाहते हैं कि मनुष्य इस समय मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है या फिर पशुता की ओर। वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है, अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मतलब जब उनके पास उनकी लड़की के माध्यम से यह प्रश्न पहुंचता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्हें भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है और वह इस प्रश्न को लोगों के सामने रखते हैं। मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वह स्पष्ट रूप से
पशुता की निशानी है। मतलब लेखक कहते हैं कि पहले जो मनुष्य अपने नाखून को बढ़ाता था अपनी रक्षा करने के लिए, तो वह पशु के समान होता था। लेकिन आज भी यदि वह अपने पास बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए आधुनिक हथियार रखता है, वह भी एक तरह से यह संकेत देता है कि मनुष्य अभी भी पशुता की ओर ही बढ़ रहा है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होड़ में आगे बढ़ते हैं। मतलब लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्यता की ओर बढ़ेगा उसको इस हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह यह हथियार नहीं रख सकता है, अत्याधुनिक हथियार। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्यता को छोड़ पशुता की ओर आगे बढ़ रहा है, वही व्यक्ति यह सब हथियारों के होड़ में आगे बढ़ रहा है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा था। चलिए अब हम लोग चलेंगे 8वें नंबर क्वेश्चन, जो कि है 8वां नंबर क्वेश्चन। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? हम आपको बता दें कि इस चैप्टर के अंतिम में जब वीडियो अंत रहेगा उस समय हम आपको इस चैप्टर में सारे VVI क्वेश्चन बताएंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब पहले हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा कि देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। मतलब आप लोग देश की आज़ादी को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंट बोलते हैं, तो अंग्रेजी के इस वर्ड इंडिपेंडेंट को ही जो लेखक हैं मीमांसा बोलते हैं। इंडिपेंडेंट का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। मतलब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद होता है, तो इसका अर्थ है अधीनता, मतलब दूसरे के अधीन में काम करना। लेकिन स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने अधीन में रहना। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आज़ादी का अर्थ यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेखक में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आज़ादी का अर्थ जो हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं वह गलत है। इसके जगह पर हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बोलना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है अधीनता, मतलब दूसरे के अधीन पर रहना। लेकिन जो सेल्फ डिपेंडेंट है उसका मतलब होता है स्वाधीनता, मतलब अपने अधीन में रहना। इसलिए लेखक बोलते हैं कि दूसरे के अधीन में रहने से बेहतर है कि अपने अधीन में रहना। लेखक का निष्कर्ष है स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निस्वेश भाव से देने में है। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य अच्छा तभी हो सकता है जब वह दूसरों में प्रेम रखे, अपने से कुछ को त्याग करे, मतलब उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लेखक जो हैं वो मीमांसा का अर्थ यहाँ पर बताते हैं कि आज़ादी के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट के जगह सेल्फ डिपेंडेंट शब्द को प्रयुक्त करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए इसके साथ साथ हम आपको एक और बात बता दें, जब यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, चौथा चैप्टर, तो इसके बाद हम आपको चौथे चैप्टर और इसके साथ साथ इसके एक चैप्टर पहले मतलब तीसरे चैप्टर का भी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो तीसरे और चौथे चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेगा। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। लेखक ने कौन से प्रसंग में कहा है या लेखक ने
किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय क्या है? मतलब लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करिए। मनुष्य जो है बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यही आपका मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसमें हम चिपटे ही रहे। मतलब जो कुछ बीत गया, जो कुछ पुराना है या फिर जो कुछ हमारा है, उसमें हम हमेशा चिपके रहें। पुराने का मोह, मोह कहने का मतलब यहाँ पर होता है जिस प्रकार से किसी के साथ हमारा लगाव होता है, उसी को हम लोग मोह भी कह सकते हैं। तो पुराने का मोह मतलब पुराने चीज़ों से लगाव जो है, यह सब वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चों को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों का जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी पुराना होता है वह सब अच्छा नहीं होता। आप लोग कहावत सुने होंगे कि जो कुछ पुराना होता है वो अच्छा होता है, नया सब खराब होता है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो कुछ भी पुराना होता है वह सभी कुछ अच्छा नहीं होता, और जो कुछ भी नया होता है वह सभी कुछ खराब नहीं होता। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक जिक्र करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा छोटा है। कहता है कि स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? मतलब स्वाधीनता शब्द का जो सार्थक अर्थ है वह लेखक क्या बतलाते हैं? तो देखिए, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। मतलब किसी दूसरे के बस में काम न करना, दूसरे के अधीन में रह कर के काम न करना, बल्कि अपने अधीन में रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। तो इसी बात को यहाँ पर लेखक स्वाधीनता शब्द का प्रयोग करते हैं। हम आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताए कि स्वाधीनता जिसका अंग्रेजी वर्ड होता है सेल्फ डिपेंडेंट, तो यहाँ पर लेखक जो हैं वह सेल्फ डिपेंडेंट शब्द को प्रयुक्त करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट के जगह। ठीक है, इंडिपेंडेंट के जगह वह सेल्फ डिपेंडेंट शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वाधीनता। तो स्वाधीनता शब्द का सार्थक अर्थ यहाँ पर लेखक यही बतलाते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य को सावधान करता है, जो इस प्रकार है। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो। यहाँ पर लेखक जो है एक बूढ़े आदमी का जिक्र करते हुए कहते हैं वह अपनी जिंदगी का कुछ अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त करके मनुष्य को सावधान करना चाहते हैं और मनुष्य को कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो वह संदेश कुछ इस प्रकार से है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। कहने का मतलब हुआ कि आप दूसरे व्यक्ति को मत देखो, दूसरे की बुराइयों को मत देखो, बल्कि उसके जगह अपने बुराइयों को देखो। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा जाता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो। ठीक है, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि में कथन पूर्णतः सार्थक है। मतलब जो बूढ़े की जो वह कथन है जिससे वह मनुष्य को सावधान करना चाहता है, तो यह बात लेखक की दृष्टि में भी बहुत ज़्यादा सार्थक है और बिल्कुल सही बात है। बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, कहने का मतलब कि खुद को झांको, खुद को देखो कि हम में कितना बुराई है। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ मतलब झूठी बातों को हटाओ, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो, आराम की बात मत सोचो। तो इन सभी बातों को यहाँ पर जो लेखक हैं वह सत्य कहते हैं कि यह जो कथन है वो पूर्णतः सार्थक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे।
पहले आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के भी पूंछ हुआ करते थे। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से अब मनुष्य का पूंछ गायब हो गया, उसी प्रकार से उसके नाखून भी एक दिन गायब हो जाएंगे। रानी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? तो देखिए, इसका जवाब होगा कि ग्रानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। ठीक है, यहाँ पर ग्रानी लिखा गया है, गलत है, इसके जगह पर होगा प्राणी शास्त्रियों। ठीक है, तो प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। अर्थात मनुष्य पशुता को पुनः त्याग कर पूर्ण रूप से मानवता को प्राप्त कर लेगा। मतलब लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे अपनी पशुता को छोड़ते जा रहा है, जिस प्रकार से उसके पूंछ गायब हो गए, उसी प्रकार से एक दिन उसके शरीर के प्रमुख अंग जो नाखून है वह भी गायब हो जाएगा और मनुष्य पशुता को पूर्ण रूप से छोड़ करके मानवता को प्राप्त कर लेगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन यही कहता था, जो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो देखिए, इसका उत्तर होगा कि सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरना शास्त्रों के संचयन से वह उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। समझने की कोशिश करिएगा कि सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरना शास्त्रों के संचयन से वह उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखून को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाखून को काटता है, अगर नाखून को काट देना उसके स्वनिर्धारितता आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाता है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका यही कहता था। अब देखिए, यहाँ से व्याख्या करने के लिए है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको व्याख्या करना है। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन से हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके आगे का वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।